नमस्कार। हमारे चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता चंद्र गहना से लौटती बे। तो यहाँ पे हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कवि ने क्या है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो संपदाओं से भरा हुआ है, जो गांव है, वहाँ की जो शांत परिवेश है, शांत वातावरण है, वहाँ के जो भी खेत है, खलिहान है, उसके बारे में यहाँ, इसके सौंदर्य के बारे में यहाँ वर्णन किया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब में, मैं पर इस खेत की बैठा अकेला। तो कवि ने क्या कहा है कि देख आया, यानी कि उन्होंने देखा है। क्या देखा है? चंद्र गहना, यानी कि जिस चंद्र तो क्या है, बहुत ही सुंदर होते हैं, और अगर उसको सजा दिया जाए तो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने चंद्र गहना देख लिया है, यानी कि मैंने सुंदर चीज़ें देख लिया है। देखता हूँ दृश्य अब में, मैंने वो दृश्य देख लिया है। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, और मैं खेत के एक छोटे से घर पे, यानी कि मेड़ पर बैठा हुआ, मैंने चंद्र के गहना को, यानी कि सुंदर से चीज़ों को मैंने देख लिया है। एक बीटे के बराबर यह हरा ठीकना चना मुँह बांधे मुड़े था शीश पर, चाटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो मैंने क्या देखा? एक बीटे के बराबर, यानी कि एक छोटे से छोटे बीज के बराबर मैंने यह हरा हरा जो चना या चने के पेड़ है, उसको मैंने देखा है। और जो चने के पेड़ होते हैं, जैसे कि गेहूं के ऊपर क्या हो जाते हैं, हम बालू जैसे देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जो खेत है उसने क्या किया है, अपने माथों पे, यानी कि मुरेठा, यानी कि माथों पे एक चीज़ बांध लिया है, यानी कि सिर पर एक चीज़ बांध लिया है। और वो जो बांध है, यानी कि खोपा जो है, उसमें क्या लगा लिया है, गुलाबी रंग से उसे सजा लिया है, यानी कि उसके जो बाल है वो गुलाबी रंग का है, और ऐसा लगता है कि मुरेठा बांध लिया है बालों में, और गुलाबी रंग का उसने गुलाबी रंग से उसे अपने सेज पे सजा लिया है। फिर कवि ने लिखा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हथेली, देह की पतली कमर की है लसीली, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। तो कवि ने यहाँ के कहा है कि पास ही मिलकर उगी है, यानी कि गेहूं के साथ ही साथ क्या उगी है, अलसी हथेली, हथेली उगी है। और वो देखने में कैसे है, देह की पतली, यानी कि जो खेत है या जो पेड़ है वो क्या है, उसका देह जो है, शरीर जो है वो बहुत ही पतली है। मतलब गेहूं का पेड़ जो क्या है, बहुत पतली ही होती है, और कमर जो है उसकी थोड़ा नीचे भाग का जो है वो लचीली होती है, मतलब हिलते डुलते रहते हैं। और नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर, यानी कि उसकी जो ऊपर का हिस्सा है वो कैसा लगता है कि नीले फूल से वो सजी हुई है, यानी कि पत्ता है उसमें, फूल है, वो क्या है, नीले रंग का है, और वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और मानो कि कह रही है, जो मुझे छुएगा मैं उसको अपना हृदय दे दूंगा। यानी कि जब वो फसल पकने लग जाते हैं तो वो सयानी जैसी हो जाती है। जिस प्रकार जो छोटी लड़की होती है, उसको पाल पोछ के बड़ा कर दिया जाता है, और वो जब बड़ी हो जाती है वो शादी के लायक हो जाती है, और वो वो जैसे ही वर आएगा, यानी कि दूल्हा आएगा, तो वो उसी के साथ चला जाएगा। और खेती भी क्या है, एक लड़की की तरह पतली कमर वाली है, और वो क्या चाहती है कि कोई उसे लेने के लिए आ जाएंगे दूर प्रदेश से, तो वो उसी के साथ चला जाएगा, यानी कि अपने हृदय उसको दे देगा। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। तो कवि ने कहा, मैंने बाकी सौंदर्य को देख लिया, अभी मुझे जो सरसों की खेत है उसके बारे में बोलो ही मत, क्योंकि वो भी सयानी हो गई है, उसे वो भी शादी के लायक हो गई है। उसने मानो अपने हाथ पीले कर लिए। फिर जो खेत होते हैं वो पीले पीले होते हैं ना, सरसों के खेत, तो ऐसा लगता है वो सयानी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, और उसने हाथ पीले कर लिया है। और ऐसा लग रहा है कि वो मानो ब्याह मंडप में जा रही है, यानी कि उसे खरीदने के लिए आ गए हैं कोई, और उसे ले जाएंगे अभी। ऐसा लग रहा है कि वो अभी ब्याह करके जाने वाली है। उसी समय फाग का महीना होते हैं, और फाग के महीने में क्या होता है, जो सरसों है वो फूलने लगती है, और उसी समय वो बहुत ही सुंदर दिखती है। और वो फागुन जो है या प्रकृति जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। और ऐसे मौसम में जो सरसों है वो अपनी प्रेमिक से मिलने जाते हैं, या जो वो सयानी हो जाती है और वो शादी करना चाहती है। जैसे ही प्रियतमा आ जाएगी तो वो उसके साथ शादी कर लेंगे।
फिर कवि ने लिखा है कि देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूखी उपजाऊ अधिक है। तो यहाँ पे कवि ने लिखा है कि मैं देख रहा हूँ कि स्वयंवर हो रहा है, यानी कि शादी हो रहा है। किसका हो रहा है? प्रकृति का शादी हो रहा है, यानी कि जो पीले सरसों है उसके ब्याह हो रहा है। तो प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, जो प्रकृति के राग है, अनुराग है, जो संचलता है वो हिल रहे हैं, यानी उसकी शादी होने वाले हैं इस विजन में, यानी कि इस इंसान में दूर व्यापारिक से, यानी कि इस सुनसान नगर में, यानी कि गांव में या खेत बीती बाड़ी के यहाँ पे दूर से नगर से व्यापारिक आए हैं। यहाँ क्या होते हैं, गांव के जो भी चीज़ें होते हैं वो खरीदने के लिए व्यापारी लोग आते हैं, और व्यापारी लोग बहुत ही दूर से आते हैं या नगर से भी आते हैं कह सकते हैं। तो जैसे कि व्यापारी लोग आते हैं यहाँ उससे ब्याह करने के लिए जो दूल्हा है वो आता है, और उसी प्रकार क्या है, प्रेम की प्रिय भूमि, और ये जो भूमि है यहाँ बहुत ही उपजाऊ है, यानी कि ये भूमि उपजाऊ है और यहाँ पे खेत अधिक होते हैं। तो इसीलिए यहाँ के खेत को ले जाने के लिए दूर दूर से व्यापारी आ जाते हैं और खेत को ले जाते हैं। और पेड़ों के तले है एक पोखर। तो यहाँ पे यहाँ पे और कवि ने लिखा है कि उस पोखरी में जहाँ एक पास से पोखरी है, तो उस पोखरी में पाँव है हमारा, यानी कि पैर के तले एक पोखरी है, यानी कि खेती की बाड़ी के जो खेती बाड़ी होते हैं वहाँ पे हमेशा पोखरी या नदी होते हैं। तो खेत के पास एक पोखरी है और उछल ही इसमें लहरी है, यानी कि जो हवा है उस हवा से यहाँ पे लहरें उठ रहे हैं, पानी में लहरें उठ रहे हैं। और उसी पोखरी के पास क्या है, नीले तल में जो उगी है घास फूरी, और उसी पोखरी में पानी जब सूख जाता है तो भूरे भूरे घास उग जाते हैं, और वो घास पे क्या है, ले रही वो भी लहरियाँ, वो भी लहरा रहे हैं उस हवा से। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँखों को है सकमाता, और उसी पोखरी में मानो एक ऐसा लगता है कि बड़ा सा खंभा, यानी कि बगुला जो होते हैं वो बहुत ही सफ़ेद होते हैं, और देखने में सफ़ेद है, और उसे दूर से देखने से ऐसा लगता है कि वो जब पानी में खड़े हुए होते हैं तो एक चांदी जैसे, यानी कि वाइट वाइट होते हैं ना, वो चांदी के जैसे के खंभा खड़ा हुआ वहाँ पे ऐसा लगता है। और उसकी आंखें जो होते हैं हमेशा समझता रहता है, यानी कि वो मछली को ढूंढता रहता है कोई पत्थर किनारे पी रहे चुप सा पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और वो क्या कर रहा है, चुपचाप वहाँ पे खड़ा हुआ रहता है और पता नहीं उसका प्यास कब बुझेगी, यानी कि जब उसे मछली मिल जाएगा तब वो उसका जो प्यास है वो बुझ जाएगा। तो इसलिए वो खंभे की तरह पैर को बिना हिलाए वो अपनी आँखों को तेज करके रुका हुआ है। चुप खड़ा बगुला डूबा टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर सोच में नीचे गले को डालता है। तो कवि क्या कहते हैं कि जो बगुला है वो अपनी टांगों को जलों के अंदर डुबो के रखा है, और उसे देखते ही जो मीन होते हैं वो भागने लगते हैं, यानी कि चंचल हो जाते हैं, वो भागने लगते हैं और अपने ध्यान निद्रा जो भी है उसको त्याग कर देते हैं। और उसी समय बगुला क्या करता है, चट दबाकर झटपट अपनी सोच को, यानी कि जो मुँह है, जो सोचे हैं उसको दबाकर नीचे डाल देता है ताकि मछली को पकड़ सके। और उसी समय एक काले माथे वाले चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मारे फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। तो जैसे ही जो बगुला है वो सोच अपने पानी में डुबोते हैं और मछली को पकड़ने के लिए, उसी समय एक काले माथे वाले एक पक्षी होते हैं जो झट से उड़ के आती है और उस बगुले के मुंह से वो मछली छीन के ले जाते हैं। श्वेत पंखों के झपाटे मारे फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजीली चतुर मछली सोच पीले में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और जो मछली होती है वो उसे सोच में पकड़कर कहीं दूर आसमान में उड़ के रह जाते हैं, और जो बगुला है वो खड़ा खड़ा वहीं पे रह जाते हैं। और काले माथे वाले जो पक्षी होते हैं वो झट से उस मछली को पकड़ के गगन यानी कि आसमान में उड़ के चला जाता है। और यहीं से भूमि उजी है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वयं हूँ, जाना नहीं है। तो कवि ने कहा है कि मैं एक उसी स्थान में हूँ जहाँ पे रेल की पटरियाँ हैं और अभी मुझे जाना नहीं है क्योंकि मेरा जाने का वक्त नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा ट्रेन नहीं आया है, जाने का वक्त नहीं हुआ है और मैं स्वच्छंद हूँ, अभी मुझे यहाँ से नहीं जाना है। अभी चित्रकूट की
अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बुझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो यहाँ पे चित्रकूट जो है एक पर्वत है जहाँ सीता या राम भी गया करते थे और वहाँ पे छोटी बड़ी बहुत ही पहाड़ियाँ हैं, ऊंची नीची बहुत ज़्यादा पहाड़ी है और वो बहुत ही दिशाओं में फैला हुआ है। और वहाँ पे क्या है, बांझ भूमि पर है, जो बंजर भूमि है, बांझ यानी कि बंजर भूमि है जहाँ कटीलेदार वृक्ष होते हैं। तो हाँ, ऐसे जगह में ऐसे स्थानों में क्या होते हैं, कटीलेदार जो वृक्ष रहते हैं तो वो जगह जो है वो कुरूप दिखते हैं, यानी कि अच्छा नहीं दिखते हैं, सुंदर नहीं दिखते हैं। जिस प्रकार खेतों को हम बहुत ही सुंदर रूप से देखते हैं या देखने की लालसा होते हैं, लेकिन वो जो बंजर भूमि होती है उससे कभी देखने का इच्छा नहीं होते हैं। फिर कवि ने लिखा है कि सुन पड़ता है मीठा मीठा रस काटा, चुग्गे का स्वर टे टे टे, सुन पड़ता है बनस्थली का हृदय चेता उठता गीता। सारस का स्वर टीटो टीटो। कवि ने कहा है मैंने सुना है, मैंने सारस पक्षी का वो मीठा मीठा जो रस है यानी जो आवाज़ है, उसमें मीठे चुगे यानी कि सारस पक्षी का मैंने टे 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 वाला स्वर जो है वो सुना है। बनस्थली का हृदय चेता, और वो क्या करते हैं, बनस्थली यानी कि जहाँ पे वन होते हैं और वो वनस्थली में रहता है और उसके आवाज़ को मैंने महसूस किया है, मैंने सुना है और ऐसा लगता है कि वो वनस्थली के हृदय को चीर के फाड़ के वो चिल्ला रही है। मैंने उस आवाज़ को महसूस किया है। मन होता है उड़ जाऊँ मैं पर फैलाया सारस के संग, और मुझे ऐसा मन होता है कि मैं भी उसे सारस पक्षी के साथ उड़ के चला जाऊँ, अपना भी एक पंख लगा लूँ और उसके साथ चला जाऊँ जहाँ जुलूस जोड़ी रहती है। हरे खेत में सच्चे प्रेमी कहानी सुन लूँ सुप्पे सुप्पे, और जहाँ सारस पक्षी रहते होते हैं और मैं उसी के साथ उड़ता जाऊँ और उन लोगों के साथ ही मैं रह जाऊँ जहाँ जुड़वा पक्षी जुलूस यानी कि जुड़वा पक्षी रहते हैं, मादा भी रहते हैं, और मैं उनके संग ही खेतों में रह जाऊँ और उनकी जो प्रेम कहानी है उसे मैं अपनी कानों से सुनूं चुपचाप और बैठा रहूं। तो कवि ने यही कहा है कि मैंने उस सारस पक्षी के टेटे स्वर को सुना है, उनकी जो टीटो टीटो आवाज़ है वो बहुत ही सुंदर होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी सारस के साथ ही अपने हाथों में पंखों लगा कर मैं उन्हीं के साथ उड़ता चलूँ, उसे खेत में जाऊँ जहाँ मैं उनके मध्य जो प्रेम है उस प्रेम को या प्रेमालाप को मैं सुन सकूँ या महसूस कर सकूँ। तो कवि ने यही कहा है कि यहाँ की जो भी सौंदर्यता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इस सौंदर्यता को देख के कभी कहीं जाने की इच्छा प्रकट नहीं करते हैं, और ये जो प्रकृति है वो हमेशा उसे इस ओर खींचती है कि वो यहाँ आए और अपनी उस सौंदर्यता को वो महसूस करे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, या कुछ टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।